हेलो विद्यार्थी, आज से 11th का गैस पेपर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सरकारी स्कूल में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 11th के, जिसमें आपका केमिस्ट्री का पेपर जो होगा उसमें 5 दिन का गैप भी है, लेकिन अभी से एक एक लेक्चर तैयार करते रहें। तो हम यहाँ से आपको गैस पेपर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन से, जो यूनिट 13 है आपकी, और यूनिट 13 जो सबको कठिन भी लगती है, तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रयोगशाला में किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करना है। कौन कौन सी विधियां आपको तैयार करना है? एथेन, मेथेन, इथिलीन और एसिटिलीन, ये 4 प्रयोगशाला विधि है। पहली कौन सी है? एथेन है, फिर क्या है? मेथेन है, इथिलीन है और एसिटिलीन है। इनके सिद्धांत तो इनके चित्र बनाना सीख लें, ठीक है। इनमें से एक प्रयोगशाला विधि आने के चांस है। अगर ये 4 विधियां कर लोगे तो एक फंस जाएगी आपको। आगे देखो, फिर निम्न में से कोई 5 अभिक्रियाएं। अथवा में क्या है? प्रयोगशाला विधि के अथवा में कभी कभी रिएक्शन आ जाती है, इन्हें नेम रिएक्शन कहते हैं। तो कौन कौन सी है? बुर्ज अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड है, ग्रेनाड है, सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन। ये यहाँ पे सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन है, थोड़ा सा सुधार लें। सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन, यहाँ पे ये देखो, सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन, यहाँ पे अपचैन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भंजन है, जिसे क्रैकिंग भी कहते हैं। एल्कीन का डाइहाइड्रोबोरेशन, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन है यहाँ, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। और एरोमेटिकरण, शॉर्ट नोट्स है। फिर मेथेन का क्लोरीनीकरण की क्रिया विधि है। ये 7 रिएक्शन है। इन 7 रिएक्शन में कोई 2 या 3 रिएक्शन एग्जाम में आ जाती हैं। इन 7 रिएक्शन को एक पेज में लिख के अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आगे दो, क्वेश्चन नंबर 3 कौन है? निम्न अभिक्रियाओं में किसी 5 का वर्णन करना है। ड्यूमा रिएक्शन, जिसे ड्यूमा रिएक्शन भी कहते हैं। कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, थोड़ा थोड़ा ये सही करते जाए, कुछ मिस्टेक यहाँ लिखी है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, परोक्साइड प्रभाव। उसके बाद दिया बायर परीक्षण, बहुत अच्छा है बायर परीक्षण। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण और बी हाइड्रो हेलोजनीकरण, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण है ये, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण। तो ये कुछ अभिक्रिया ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण है। उसके बाद गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण और गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, ये कुछ अभिक्रियाएं और हैं। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं को तैयार करना है। फिर आगे देखो, किसी एक की संरचना समझाएं। काय की संरचना? बेंजीन संरूपण, न्यूमैन संरूपण, एसिटिलीन और इथिलीन। इनके संरचना आप देख सकते हैं, बहुत सरल है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है हकल नियम, कार्सिनोजनी, ओजोनीकरण, बहुलीकरण और एसिटिलीन से बेंजीन। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, एसिटिलीन से बेंजीन। तो ये 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 6 क्वेश्चन प्रमुख हैं। अगर इसमें आप और भी करना चाहें तो वैसे तो इसी में पूरा फंस जाएगा, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहें तो 2 क्वेश्चन और है इसमें। जैसे हाइड्रोकार्बन कभी कभी आ जाता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एल्कीन का अम्लीय स्वभाव है, ठीक है। उसके बाद एसिटिलीन से बेस्ट्रॉन और एसिटिलीन पर जल का योग। जी एक्स्ट्रा में 2 क्वेश्चन और भी कर सकते हो, लेकिन उन 2 की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 6 प्रमुख हैं, पहले इन 6 को अच्छे से कर लेंगे तो आपकी ये हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं उनको हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद आपने कमेंट्स में बता देना कि जो क्वेश्चन आपको इनमें से तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो कुछ ये हमने गैस पेपर बता दिया, इनमें से हम कुछ अच्छे जो सुपर क्वेश्चन है उन्हें बता रहे हैं, देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो अब इसमें हम तुम्हें मार्कोनिकॉफ का नियम सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसे समझाते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत ही सुपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कोनिकॉफ का नियम देखते हैं।
तो मार्कोनिकॉफ का नियम जो है, सबसे बात ये आती है किसने दिया है और क्यों दिया है। तो ये मार्कोनी एक वैज्ञानिक था, तो असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल के योग को समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ का नियम दिया गया है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कैसे होता है, उसे विस्तार से समझाने के लिए ये नियम दिया गया। देखो, असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल के योग को समझाने के मार्कोनिकॉफ वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया। जिसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई किसने दिया, वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है मार्कोनिकॉफ। क्यों दिया गया था? असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल के योग को समझाने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन थी। इस नियम के अनुसार क्या है इसमें देखो, इस नियम के अनुसार एक उदाहरण दे के इसे समझ सकते हैं, देखना ध्यान से। असम्मित एल्कीन ले लो। असम्मित एल्कीन कौन होती है? प्रोपीन असम्मित एल्कीन है। 2 कार्बन वाली जो एल्कीन होती है एथीन, वो सम्मित एल्कीन होती है। सम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते समय हमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं तो हमें उसमें मार्कोनिकॉफ नियम की सहायता लेनी पड़ती है। तो प्रोपीन का सूत्र कैसे बनाएंगे? प्रोप है तो 3 कार्बन लिख लेंगे, ईन है तो डबल बॉन्ड लगा लेंगे, संयुक्ता पूरी कर देंगे। इसकी देखो 1 संयुक्ता है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 संयुक्ता है तो 1 हाइड्रोजन, 2 संयुक्ता है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। ये प्रोपीन का हमने सूत्र बना लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर हम हैलोजन अम्ल का योग करा देंगे, HX। हैलोजन अम्ल का सूत्र होता है HX, हैलोजन अम्ल। अब हैलोजन अम्ल का सूत्र लिख लिया। अब इसका हम योग करा रहे हैं, तो ये धन है, ये ऋण है, ये युग्म आबंध है। युग्म आबंध माने द्विबंध है। अब जैसे ही ये हैलोजन अम्ल इस पे आक्रमण करेगा तो ये पाई बंध टूटेगा। तो इसमें नियम ये होता है कि असम्मित एल्कीन पर, सुनना, असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का जब योग कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का ऋण भाग, हैलोजन अम्ल का जो ऋण भाग है, ये हैलोजन अम्ल का जो ऋण भाग है वो युग्म आबंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ये बंद तोड़ देंगे, CH3 CH CH2, 1 संयुक्त इसकी खाली हो जाएगी, 1 इसकी हो जाएगी। ऋण भाग यहाँ जुड़ेगा, धन भाग यहाँ जुड़ेगा। नियम कैसे लिखेंगे देख लो यहाँ से। असम्मित एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का ऋण भाग युग्म आबंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो ये नियम हो गया। तो इसी उदाहरण से देख रहे हैं, इस समीकरण से हमने क्या बना दी? हिंदी बना दी। इस हिंदी को यहाँ लिख देंगे, वो नियम हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ये मार्कोनिकॉफ का नियम याद हो गया। अब इसमें एक नियम और है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। देखते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम तुम्हें बताते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। देखो, अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम देखो। एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम है इसे कई नामों से जाना जाता है, इसको भी याद रख लो। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम,
इसके दो नाम और हैं, घुमा के पूछ देते हैं, ध्यान रखना। इसे परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव, ठीक है, और खरास प्रभाव भी कहते हैं, खरास व मायो प्रभाव। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से भी आ सकता है परऑक्साइड प्रभाव और खरास व मायो प्रभाव। देखते हैं, इसमें भी हम असम्मित एल्कीन लेते हैं, असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन कौन होती है? प्रोपीन। प्रोपीन का सूत्र तो याद ही हो गया होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, तो असम्मित एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल का योग, इसमें भी हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल का योग बेंजोयल परऑक्साइड की उपस्थिति में, काहे के बेंजोयल परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, या शर्त है बेंजोयल परऑक्साइड की उपस्थिति या परावैगनी प्रकाश, दो में से एक, परावैगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तब क्या होता है, देखो क्या होता है, बेंजोयल परऑक्साइड या परावैगनी प्रकाश की उपस्थिति में जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का ऋण भाग युग्म आवंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो अब उसके उल्टा हो गया, CH3 CH, ये बंद तोड़ देंगे, पाई बंद टूट जाएगा, तो अब ऋण भाग यहाँ जुड़ेगा, धन भाग यहाँ जुड़ेगा, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 1 हेलोप्रोपेन, 1 हेलोप्रोपेन, जबकि मार्कोनिकॉफ में क्या बना था, 2 हेलोप्रोपेन, 1 हेलोप्रोपेन बनेगा इसमें। एंटी मार्कोनिकॉफ में 1 हेलोप्रोपेन बनता है उत्पाद और मार्कोनिकॉफ में 2 हेलोप्रोपेन बनता है। नियम एक बार फिर सुन लो, इसके हिंदी हम इस समीकरण से बना देते हैं। देखो हिंदी समीकरण से बनाना सीखो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ की हिंदी यहां से बनाओगे कि जब बेंजोयल परऑक्साइड की उपस्थिति में या परावैगनी प्रकाश की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का ऋण भाग युग्म आवंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो इसमें अधिक वाले पे जुड़ना होती है, मार्कोनी में कम वाले पे जुड़ती थी, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बहुत ही सिंपल भी है और आते भी हैं, ठीक है। यहाँ 2 नियम हो गए। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक हकल नियम और है, उसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दें तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेष क्वेश्चन है उन्हीं को समझा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो तुम बताओगे तो उन्हें समझा देंगे, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, ये बहुत आती है, अपघटनी विधि, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ऐसी विधि है जिससे हम एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्काइन भी बना सकते हैं, तीनों हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो देखते हैं कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि। तो अगर हमें एल्केन बनाना इस विधि से, देखो एल्केन बनाना, और हमें एल्केन बनाना है कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि से, तो हम क्या लेते हैं, तो हम इसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट को, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट का जली विलयन, जली विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, जली विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं।
जब हम सोडियम कार्बोक्सिलेट का जली विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें एल्केन बन जाते हैं। कैसे, देखो हम सोडियम कार्बोक्सिलेट का सूत्र बताते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH। अगर हम H हटा के यहाँ सोडियम जोड़ दें तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है, इसके 2 अणु ले लेते हैं। सोडियम कार्बोक्सिलेट के 2 अणु ले लेंगे। तो हमने सोडियम कार्बोक्सिलेट के कितने अणु ले लिए? सोडियम कार्बोक्सिलेट के 2 अणु। इसका जली विलयन बना लिया, जल में से हमने घोल लिया। फिर हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करके हमने विद्युत अपघटन किया। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करके इसका हम विद्युत अपघटन करते हैं। अपघटन माने होता है टूटना। जब विद्युत की सहायता से किसी चीज को तोड़ा जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, या विद्युत की सहायता से तोड़ रहे हैं। कैसे? जब देखो इसमें क्या होगा, जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस यहाँ से CO2 निकलेगी, यहाँ से CO2 निकलेगी। Na पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये पॉजिटिव भाग जो है वो नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। जी RR आपस में जुड़ जाते हैं तो RR जुड़ने से एल्केन बनता है। +2 CO2 निकल जाती है, 2 NaOH हो जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस तरीके से तुमने देखा ये एल्केन बन गया। कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि से क्या बन गया? एल्केन। अब हमें अगर इसका कौन सा एल्केन बनाना है, देखो बहुत सिंपल है। सोडियम कार्बोक्सिलेट का हमने जली विलयन बना दिया, विद्युत धारा प्रवाहित की हमने तो इसका विद्युत अपघटन हुआ, तो इसमें से ये एल्केन में बदल गया। कैसे बदल गया? ये CO2 अलग हो गई, Na ने OH से क्रिया कर ली और RR आपस में जुड़ गए। आगे देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखो, इसका हम उदाहरण बता रहे हैं। अब R का मान हम रख दें, R का मान रख दो। उदाहरण R की जगह जैसे हमने ले लिया CH3 COONA, तो ये सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट का जली विलयन बना लो, सोडियम एसीटेट। अगर सोडियम एसीटेट का जली विलयन बना लिया, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत अपघटन किया। विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन किया जाता है। ये विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ये क्रिया काय में होती है? विद्युत अपघटनी सेल। वही बात होता है, इसमें CO2 निकलती है। जब CO2 निकलती है तो ये Na पॉजिटिव हो जाता है, जो OH से रिएक्ट कर जाएगा। हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ये CH3 जुड़ जाते हैं तो ये बन जाती है एथेन। तो देखो हमने देखा ये एथेन बना ली हमने, 2 CO2 2 NaOH और प्लस H2 तो ये एथेन बन गई। ये विधि थी। अगर हम इसकी क्रिया विधि देखना चाहें, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि की क्रिया विधि देखना चाहें तो देखो विधि के बाद आते हैं क्रिया विधि। गौर करके देखो, क्रिया विधि बेटा 3 चरणों में होती है। अगर हमें कोलबे की विद्युत अपघटनी की क्रिया विधि देखना है, नंबरों के हिसाब से इसको लिखना है। अगर कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि जो है 1 नंबर में आए तो केवल सिद्धांत लिखेंगे, 2 नंबर में आए तो उदाहरण लिखेंगे, ज्यादा आए तो क्रिया विधि पूछी जाए तो क्रिया विधि लिख सकते हैं। तो क्रिया विधि देखते हैं। RCOONA सबसे पहले वियोजन होता है। क्रिया विधि में सबसे पहले वियोजन दिखाते हैं। जो RCOONA है उसका वियोजन होता है, ऋणायन और धनायन उत्पन्न होते हैं। ये हमें कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट का जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो हमें देखा सोडियम कार्बोक्सिलेट से हमें क्या मिल गया? कार्बोक्सिलेट आयन। दूसरे पद में क्या होगा? ये जो तुम्हारा जो ऋणायन है, ये एनोड, जो तुम्हारा ऋणायन है वो एनोड पर जाता है। एनोड पर एनोड होता है धन, एनोड धन होता है। ठीक है, एनोड कैसा होता है? धन। तो ये जो तुम्हारा ऋणायन पार्ट है वो एनोड पर जाता है। एनोड पर क्या होता है? याद कर लो, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया, ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया संपन्न होती है, ध्यान रखना। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? एनोड पर ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया संपन्न होती है।
एनोड पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संपन्न होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इतना लिख देंगे हम। तो हमने कहा पहला पद वियोजन का होता है, धनायन मिलेंगे और ऋणायन मिलेंगे, धनायन और ऋणायन। ये ऋणायन कहाँ जाएगा, धनायन, धनायन माने एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम RC ऋणायन ले लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, RC ये उदासीन हो जाएगा। अब हम इसे RC को अगर हम गर्म करते हैं तो इससे CO2 निकल जाएगी, तो केवल R बचेगा। अब केवल R को जोड़ने के लिए हमें एक R और चाहिए, तो यहाँ हम अणु डबल ले लेंगे, 2 अणु लेके चलते हैं, तो इन सबके देखो 2-2 अणु बनेंगे, 2-2। यहाँ भी हम 2 का गुणा कर दें, सब में हम 2 का गुणा कर लेते हैं। जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ CO2 भी कितने निकलेंगे, 2 अणु निकलेंगे, और जो 2 R आपस में जुड़ जाएंगे और एनोड पर एल्केन प्राप्त होते हैं। याद कर लो, ओटी में पूछ सकते हैं, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि में एनोड पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन। फिर आज अगली हेडिंग, धन चीज कहाँ जाएगी, ऋण। ऋण बोले तो कैथोड पर, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया संपन्न होती है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया संपन्न होती है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। आगे देखो, जैसे देखना आगे कि 2Na है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर त्यागे गए थे ये यहाँ ग्रहण कर लाए जाएंगे, ये कायम बदल जाएगा 2Na में। 2Na जल से क्रिया करके NaOH बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो ये देखो, ये आपकी क्रिया विधि पूरी हो गई। तो कोलबे की विद्युत अपघटनी की विधि और क्रिया विधि पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम इसी कोलबे के द्वारा हम एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्काइन भी बना सकते हैं, ठीक है। वो विधियां आप घर पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें हमने बताया कि हम इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको घर पे पढ़ना है, उसमें से अगर कोई ना याद हो रहा हो तो कमेंट करके बताना है। अब हम इसमें बता रहे हैं ड्यूमा अभिक्रिया, कोलबे के बाद ड्यूमा अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूमा अभिक्रिया, ड्यूमा अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में मेथेन और प्रयोगशाला में एथेन जो बनाई जाती है वो वास्तव में ड्यूमा अभिक्रिया द्वारा ही बनाई जाती है। तो देखते हैं ड्यूमा अभिक्रिया। ड्यूमा अभिक्रिया क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करोगे, मैं भी पूछ लेते हैं, इसलिए इस पर अधिक से अधिक ध्यान दें। ड्यूमा अभिक्रिया, ड्यूमा अभिक्रिया में क्या लिया जाता है, ड्यूमा अभिक्रिया में भी हम कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं। ड्यूमा अभिक्रिया में क्या लिया जाता है, याद करो, कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं। जो हम कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि में लेते हैं उसी को हम ड्यूमा अभिक्रिया में ले लेते हैं। ये वास्तव में सोडियम कार्बोक्जिलेट होता है, वास्तव में क्या होता है, सोडियम कार्बोक्जिलेट, सोडियम कार्बोक्जिलेट। तो देखो, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि में और ड्यूमा अभिक्रिया में दोनों में एक ही पदार्थ उपयोग कर रहे हैं। तो ड्यूमा अभिक्रिया में क्या होता है, जो तुम्हारा कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण है उसे सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म कर दिया जाता है। सोडा लाइम, सोडा बोले तो NaOH और लाइम बोले तो CaO गरम करते हैं। इस अभिक्रिया को बिकॉर्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। परीक्षा में बिकॉर्बोक्सिलीकरण करके भी अगर आ जाती है तो इसी को लिखोगे। ड्यूमा अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, बिकॉर्बोक्सिलीकरण, ठीक है। बिकॉर्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना बिकॉर्बोक्सिलीकरण कहलाता है। इसमें CO2 बाहर निकलती है, कैसे निकलती है, जब हम सोडियम कार्बोक्जिलेट में सोडा लाइम को मिक्स करके गर्म करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। अलग से आ सकता है ओटी में, सोडा लाइम क्या है, NaOH और CaO का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। ये CO2 को बाहर निकालने में हम इसका उपयोग करते हैं। देखो कैसे CO2 बाहर निकलती है, ये यहाँ से CO2 बाहर निकलती है Na2CO3 के रूप में। ये पूरा पोर्शन इतना निकल जाता है, R ये कनेक्ट हो जाता है H से, तो R सिंगल बॉन्ड H एल्केन बन जाता है।
और ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है। तो तुमने देखा ये एल्केन इससे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें R का मान रख सकते हैं हम, जहां R बराबर, अगर हम R का मान स्थिर ले लेते हैं तो प्रयोगशाला में मेथेन बना सकते हैं। अगर हम C2H5 ले लें तो प्रयोगशाला में एथेन बना सकते हैं। और अगर हम यहाँ R का मान C6H5 ले लें तो हम बेंजीन बना सकते हैं। तो तुमने देखा मेथेन, एथेन और बेंजीन हम बना सकते हैं ड्यूमा अभिक्रिया द्वारा। तो इनके अगर हम 3 उदाहरण कर सकते हैं, इनमें से हम एक उदाहरण करके तुम्हें बता दे रहे हैं, 2 उदाहरण तुम खुद कर सकते हो। देखो उदाहरण हम पहला कर देते हैं। जैसे मान लो हमने R का मान लिया CH3, तो ये हो गया CH3COONA, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। जब यहाँ CH3 ले लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। देखो ये कोई क्लास नहीं है, ये गैस पेपर चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ स्पीड से हमें बताना पड़ेगा क्योंकि तभी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकेंगे, तो इसीलिए ध्यान से सुनते जाएंगे सभी लोग। सोडियम एसीटेट में हमने अभिक्रिया काय कराई, सोडा लाइम की। जब सोडा लाइम की अभिक्रिया कराते हैं और इसे गर्म करते हैं तो इसमें बिकॉर्बोक्सिलीकरण होता है और ये इतना पोर्शन निकल जाता है Na2CO3 में। CH3 से जुड़ेगा, CH4 बनेगा, मेथेन। तो प्रयोगशाला में अगर मेथेन बनाना है, लो ये प्रयोगशाला विधि हो गई मेथेन की, प्रयोगशाला विधि। अगर हमें प्रयोगशाला में मेथेन बनाना है तो हम इसी विधि द्वारा बना सकते हैं। हम सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं तो हमें मेथेन बनता है। इस विधि का उपयोग हम प्रयोगशाला में मेथेन बनाने के लिए कर सकते हैं और इसी से हम एथेन भी बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर R का मान हम C2H5 ले लें तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। और इसे हम क्या, सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ गर्म कर देंगे, सोडा लाइम। और जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे फिर वही हो जाएगा, ये इतना पोर्शन बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रयोगशाला में एथेन। इसमें हम अगर यहाँ C6H5 का उपयोग कर लें तो हम इसके द्वारा बेंजीन भी बना सकते हैं। तो ये आपकी थी ड्यूमा अभिक्रिया। तो तुमने देखो कोल्बे अभिक्रिया देखी, ड्यूमा देखी। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन। अच्छे से देखना, बहुत अच्छी रिएक्शन है। सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन, सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन, सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन। तो सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन देखो इसमें क्या किया जाता है, सेवातीय सैंड्रेंस अपचैन खुद वो कह रहा अपचयन। अपचयन माने होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन होता है अपचायक की उपस्थिति में, अपचायक की उपस्थिति में। हाइड्रोजन गैस स्वयं में अपचायक है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस स्वयं अपचायक का कार्य करती है। तो हम अपचयन देखते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्कायन है, एल्कायन जिसका नाम है एथाइन। सबसे पहली एल्कायन का नाम एथाइन है, उस एथाइन को हम एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। एसिटिलीन साधारण नाम है, एथाइन IUPAC नाम है और एल्काइन जो उस ग्रुप का नाम है। अब इस पर हमने हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये पाई बंद टूट जाता है, बंद केवल 2 रहते हैं। एक पाई बंद जब टूटता है तो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन नीचे, तो ये CH2 हो जाएगा और ये एल्कीन में बदल जाएगा, एल्कीन। एल्कीन कौन सी, यहाँ एथेन जिसका नाम इथिलीन गैस भी है। फिर हमने हाइड्रोजन की क्रिया फिर करा दी, दोबारा से अगर क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन की निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो एक बंद फिर टूट जाएगा। अब एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे और ये बन जाएगा एल्केन जिसे हम एथेन कहते हैं। तो ये देखो, ये जो सामने अभिक्रिया लिखी है ये वास्तव में सेवातीय सैंड्रेंस अपचयन है। तो सेवातीय सैंड्रेंस अपचयन भी तुमने हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसमें और कुछ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ध्यान दें। इसमें एक अभिक्रिया और है ड्यूमा अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया। नेम रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुर्ज अभिक्रिया।
तो बुर्ज अभिक्रिया देख लो, बुर्ज अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड है, ग्रेनाड है, ये एक जैसी अभिक्रियाएं हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बुर्ज अभिक्रिया है, उसे देखते हैं। तो बुर्ज अभिक्रिया में क्या करते हैं, ये एल्केन बनाने की विधि है। बुर्ज अभिक्रिया से हम एल्केन बना सकते हैं, एल्केन बनाने की विधि है, एल्केन बनाने की विधि है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कार्बन बढ़ाने होते हैं। कार्बन बढ़ाने में हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। एल्केन बनाने में और कार्बन बढ़ाने में हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं। एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, सोडियम के साथ गर्म करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, इसे ड्राई ईथर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम, तो क्या होता है, ये X जो है Na के साथ चला जाता है, R आपस में जुड़ जाते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 NaX एल्केन बन जाता है। इसे याद करने की ट्रिक भी है, बुर्ज अभिक्रिया जब भी आ जाए तो रुखसाना याद कर लेना, रुखसाना से याद रहेगा, रुखसाना से याद रहेगा RX और Na। तो रुखसाना, जब भी बुर्ज अभिक्रिया आ जाए लॉजिक याद कर लेना रुखसाना, तो तुम्हें याद रहेगा RX और Na। ये ले लेते हैं। रुखसाना ड्राई ईट खाती हैं, क्या याद कर लो, रुखसाना ड्राई ईट खाती हैं, ये ट्रिक याद कर लो। रुखसाना ड्राई ईट खाती हैं, तो रुखसाना से क्या रहेगा RX माने एल्काइल हैलाइड, ठीक है, Na सोडियम, और ड्राई ईथर, ड्राई ईट से याद क्या रहेगा, ड्राई ईट से ड्राई ईथर माने शुष्क ईथर, ना से Na सोडियम, रुखसा से RX। तो रुखसाना क्या खाती है, ड्राई ईट। तो हमें याद आ जाएगा रुखसाना ड्राई ईट, ये ड्राई ईथर भी कहते हैं ना इसे, ड्राई ईथर। तो देखो इसकी हिंदी कैसे बनाते हैं, हिंदी हम ऐसे बनाएंगे कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ, एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी रिएक्शन की अगर लैंग्वेज बनानी हो, हिंदी बनानी हो, तो हम बाएं से दाएं जाते हैं। एक बार फिर देख लो, हमने क्या कहा, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, जहां R बराबर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ R बराबर हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, X बराबर हम क्या ले सकते हैं, Cl, Br और I। हम इसके उदाहरण कर सकते हैं। देखो R का मान रख दो, गौर करो, अगर हम R का मान रख देते हैं, उदाहरण देखो, R का मान रख देते हैं तो CH3, X का मान रख देते हैं Cl, तो ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब इसको हम काय के साथ, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। शुष्क ईथर को हम ड्राई ईथर भी कह देते हैं, ठीक है, गर्म कर दो तो क्या होगा, ये Cl काय के साथ चला जाता है, Na के साथ, तो जो CH3 आपस में जुड़ जाता है और ये बन गया एथेन, एथेन बन जाती है 2NaCl, 2NaCl, ठीक। एक उदाहरण और करना है तो C2H5 ले सकते हो जब, तो ब्यूटेन बनेंगे। तुम देखो कार्बन सीधे डबल हो रहे हैं, कार्बन डबल हो जाते हैं इसमें। आगे देखो, ऐसी एक अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का उपयोग भी हम एल्केन बनाने में करते हैं। एल्केन बनाने में कैसे करते हैं, यहां पर क्या होता है, धातु चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कर देंगे। अभी हमने सोडियम ली थी, अब हमने जिंक ले ली, धातु बदल दी हमने। बुर्ज अभिक्रिया में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं और इसमें हम काय के साथ गर्म करते हैं, जिंक के साथ। विलायक भी चेंज कर देते हैं, वहां ईथर था, यहाँ एथेनॉल है, एथेनॉल। क्रिया विधि वैसे ही है, एक्स काय के संग चला जाएगा, Zn के साथ। ये जो धातु होती है वो हैलोजन को अलग कर देती हैं। ये बन गया एल्केन। R का मान धर देंगे, R का मान क्या रख देंगे, R का मान CH3 ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे, X का मान Cl ले लेंगे, Br ले लेंगे, I ले लेंगे। इस प्रकार हमने देखा
बुर्ज अभिक्रिया हो गई आपकी, फ्रैंकलैंड हो गई। आगे इसमें इस प्रकार और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम समझ सकते हैं। देखते हैं इसमें कभी कभी क्या होता है, जब आ जाते हैं उन क्या होता है, जब को हम किस तरीके से तैयार करेंगे या कैसे प्राप्त करोगे आ जाते हैं। जैसे उसने कहा एसिटिलीन से बेंजीन बनाओ, एसिटिलीन से बेंजीन, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। एसिटिलीन से क्या बनाओ, बेंजीन बनवा ले। तो एसिटिलीन से अगर हमें बेंजीन बनाना है, कैसे बनाते हैं, तो हम एसिटिलीन ले लेते हैं। देखो एसिटिलीन के तीन, एसिटिलीन गैस को जब हम रक्त तप्त नली में, एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन गैस को जब रक्त तप्त नली में, रक्त तप्त नली में प्रवाहित करते हैं, रक्त तप्त नली में प्रवाहित करते हैं और गर्म करते हैं, तो ये वाला बंद इधर शिफ्ट हो जाता है, ये पाई बंद इधर शिफ्ट हो जाता है, ये पाई बंद इधर। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कब बचो, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल। तो एसिटिलीन कहाँ बदल गई, बेंजीन में। तो एसिटिलीन बेंजीन में कैसे बदल जाती है, तुमने देखा जो पाई बंद है वो शिफ्ट हो जाता है आगे की ओर, वो ये एसिटिलीन कहाँ बदल जाती है, बेंजीन में। जब अभिक्रिया बहुत आती है एसिटिलीन से बेंजीन। ऐसे एक रिएक्शन है एल्काइन का अम्लीय स्वभाव, बहुत आता है। एल्काइन के अम्लीय स्वभाव की कुछ रिएक्शन है, एल्काइन के अम्लीय स्वभाव की कुछ रिएक्शन है। ये क्या होता है जब में आ जाती हैं, जैसे वो कह दे एल्काइन का अम्लीय स्वभाव, जैसे एसिटिलीन है, एसिटिलीन, एल्काइन सबसे पहली कौन है, एसिटिलीन। एसिटिलीन को अमोनियामय माने NH4OH, अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड में प्रवाहित किया तो क्या होगा। तो देखो अगर एसिटिलीन को अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये H अम्लीय होता है, इसका एसिटिलीन का H अम्लीय होता है, तो रिएक्शन देखो कैसे होगी, ये वाला H और ये वाला H यहाँ से अलग होगा, ठीक है। और जे NH4 धन है, जे ऋण है, जे धन का से क्रिया कर जाएगा ऋण से, जे H का से क्रिया कर जाएंगे OH से। तो दो NH4Cl अलग हो गया, 2NH4Cl, ठीक। और ये 2HOH अलग हो गए, 2HOH। तो यहाँ पे कॉपर जुड़ गया, कॉपर, क्यूप्रस एसिटिलाइड, ये बन गया क्यूप्रस एसिटिलाइड। तो एसिटिलीन की अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया आ जाती है, तो हम ये वाली कर देंगे। तो ये रिएक्शन एल्काइन के अम्लीय स्वभाव को प्रदर्शित करती है। एक दो रिएक्शन जहाँ में और है वो भी तैयार कर लेंगे। आगे देखो अगली रिएक्शन है, जैसे हमें एल्कीन बनाना है, एल्कीन, एल्कीन बनाने की विधियां, एल्कीन बनाने की विधियां, एल्कीन बनाना है तो एल्कीन हम बना सकते हैं। अगर हमें दो विधियां देखना है तो एक है एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा बना सकते हैं, और एथिल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, एथिल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, ये दो विधियां हैं जिनसे हम एल्कीन आसानी से बना सकते हैं। देखो बहुत सरल है। अगर हमें प्रयोगशाला में इथिलीन गैस बनाना हो, प्रयोगशाला में इथिलीन गैस बनाना हो तो भी हम किससे बनाते हैं, प्रयोगशाला में इथिलीन गैस हम एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा ही बनाते हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। तो जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। कैसे निर्जलीकरण हो जाता है, देखो इसका OH जो अल्फा कार्बन है, जो बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन बीटा से जाता है, तो जब जो H जो OH जब HOH निकल जाता है तो ये वाला बंध यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये बन जाती है एल्कीन, एल्कीन बन जाती है। तो तुमने देखा एथिल अल्कोहल का हमने सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण कर दिया तो ये एल्कीन बन गई। अब आ जाओ आगे, एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, एथिल हैलाइड का CH3CH2X, ये एथिल हैलाइड है। एथिल हैलाइड का हमें क्या करना है,
बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। बी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता बी माने बाहर, हाइड्रोजन और हैलोजन। जब हाइड्रोजन हैलोजन बाहर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। कैसे होता है? इसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ जब गर्म करते हैं, इसको जब एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ जब गर्म करते हैं तो बी हाइड्रो हैलोजनीकरण होता है। कैसे होता है? देखो गौर करो, ये जो धन है ये ऋण से क्रिया कर जाता है KX, ये अल्फा कार्बन है जो बीटा है, हाइड्रोजन बीटा से जाता है, इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX प्लस HOH, तो ये बन गई एल्कीन। इस तरीके से एल्कीन बनाने की ये दो विधियां हो गई। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। इस तरीके से हमने गैस पेपर बताया हाइड्रोकार्बन का। अब आप हाइड्रोकार्बन की तैयारी करें और फिर हमें कमेंट करके बताएं इसमें कौन से क्वेश्चन की आपकी आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हाइड्रोकार्बन हमने बताया। थैंक यू। इसे अच्छे से बात करें, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक माने कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है या आपकी कोई भी यूनिट जो 9 यूनिट है, आपको कौन से क्वेश्चन कठिन लगते हैं, आप किस क्वेश्चन की आवश्यकता ज्यादा महसूस करते हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कमेंट करके बताएं, उनको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।